हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। दिस इज श्वेता। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान कुंज विद श्वेता में आपका स्वागत है। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट से, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से, जो आज की शिक्षण विधियाँ रहेगी आज की क्लास में। तो शिक्षण विधियों से जितने भी शिक्षण विधि होती हैं उसके बारे में हम लोग व्याख्या करेंगे और डिटेल में जानेंगे किसने आविष्कार किया है, किस में इसका लाभ होता है। और देखिए फ्रेंड, ये इस टॉपिक से क्वेश्चन आप लोगों को हर एग्ज़ाम में देखे गए हैं। जैसे सी टेट हुआ, सुपर टेट हुआ, टेट हुआ, रीट हुआ, सारे एग्ज़ाम्स में इस टॉपिक से एक क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो में आप लोग बने रहिएगा लास्ट तक। तो चलिए देखते हैं, आज की क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, शिक्षण विधियाँ। देखिए आज का जो है फर्स्ट है जो व्याख्यान विधि है। तो देखते हैं कि व्याख्यान विधि क्या है। देखिए, जो जिसमें एक शिक्षक होते हैं जो कक्षा में छात्रों को किसी भी टॉपिक पे अपना जो व्याख्या देते हैं और जो छात्र होते हैं वो ध्यान से उनको सुनते हैं। ठीक है, जो छात्र हैं उसको ध्यान से सुनते हैं। और देखिए, इसका जो आविष्कार है, यह जो विधि है ये प्राचीन काल से चली आ रही है। लेकिन इसे जो औपचारिक रूप से अरस्तु और प्लेटो जैसे दार्शनिकों ने इसे विकसित किया है। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि व्याख्यान विधि को किसने दिया था, तो अरस्तु और प्लेटो हैं। इस बात को आप लोग याद रख लीजिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं शिक्षण विधि से। ठीक है, और देखिए इसका उद्देश्य क्या है। उद्देश्य में पढ़ते हैं कि बड़ी मात्रा में जानकारी को कम समय में देना। जैसे अगर कोई भी बड़ा टॉपिक है तो हम व्याख्यान विधि के द्वारा हम उस टॉपिक को छोटे वे में और सरल वे में अपने व्याख्यान के द्वारा हम छात्रों को दे सकते हैं। और इसका उदाहरण जैसे हम समझ लीजिए कि एक इतिहास है, इतिहास के बारे में अगर शिक्षक को पढ़ाना है, उसके स्वतंत्रता संग्राम के बारे में व्याख्या देना है तो हम उसको आसानी से दे सकते हैं। और अगर बच्चे उसको ध्यान से सुन रहे हैं तो वो उनको अच्छे से याद भी हो जाएगा और कंठस्थ हो जाएगा। तो और देख लीजिए क्या है कि इसके लाभ क्या है कि समय की बचत और बड़ी कक्षा के लिए उपयुक्त होता है। देखिए बड़े बड़े जैसे हम अगर इंटर कॉलेज हुआ, जिसमें भी अगर हम लोग कॉलेज में किसी पे हम टॉपिक पे बनाना चाहते हैं, किसी चीज़ पे बताना चाहते हैं, तो हम उसको एक टॉपिक के थ्रू, हम उसको व्याख्यान के थ्रू हम उसको बता सकते हैं। ठीक है, इसका यही लाभ होता है। और समय की भी बचत होती है। अगर हम कोई चीज़ अगर बच्चों को लिखवाएं उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, और किसी एक टॉपिक को हम पकड़ करके अब उसको अच्छे से हम उसको व्याख्यान विधि के द्वारा समझा दे बच्चों को, तो उसमें कम समय लगेगा। और इसकी सीमाएं क्या होती हैं। छात्रों की सक्रिय भागीदारी कम होती है, रटने पर जोर देता है। देखिए एक इसकी सीमाएं यही है कि बच्चे जो हैं वो ध्यान से सिर्फ सुनते हैं। उनका भागीदारी यही रहता है कि वो अपना सिर्फ सुनते हैं, तो उनका जो है जो भागीदारी कम होती है और वो इसको याद करने के अकॉर्डिंग होता है, तो रटने पे जोर ज़्यादा देते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट देखिए विधि है प्रदर्शन विधि। ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड। तो ये क्या होता है, इसकी परिभाषा देख लीजिए। इसमें शिक्षक किसी प्रक्रिया या प्रयोग को करके दिखाता है और छात्र उसे देखकर सीखते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि शिक्षक क्या करता है प्रदर्शन विधि में, कि शिक्षक किसी भी प्रक्रिया को करके प्रयोग करके दिखाते हैं और छात्र उसे देख कर सीखते हैं प्रदर्शन विधि में। और इसके जो आविष्कारक है इस विधि को जॉन एमोस कॉमेनियस, ठीक ने विकसित किया था। ठीक है, आप लोग इनको जॉन एमोस भी कह सकते हैं। ये जो आधुनिक शिक्षा के पिता माने जाते हैं। ठीक है, जॉन एमोस कॉमेनियस। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। और इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य में देख लेते हैं। देखिए उद्देश्य व्यावहारिक ज्ञान देना। ठीक है, प्रदर्शन विधि के द्वारा हम व्यावहारिक ज्ञान देते हैं, जो करके उनको सिखाते हैं। और यह जो विधि है ये विज्ञान के पाठ में शिक्षक रासायनिक प्रतिक्रिया का प्रदर्शन कराते हैं। अधिकतर उसी में ज़्यादा प्रयोग होती है। जो रासायनिक प्रतिक्रिया होती हैं उसको हम शिक्षक करके दिखाते हैं और बच्चे उसको करके देख के सीखते हैं। और इसका लाभ क्या होता है कि छात्रों को स्पष्ट समझ होती है और दृश्य, श्रव्य और दृश्य दोनों में मदद करती है। और वो करके और देख के भी सुनते हैं तो उसमें उनका भागीदारी जाता और होता है और बच्चे जल्दी से सीख जाते हैं।
और इनकी जो सीमाएं क्या होती है, छात्रों की सक्रिय भागीदारी कम होती है। ठीक है, वो देख के ही सीखते हैं, प्रदर्शन हम उनको करवाते हैं, शिक्षक करता है और छात्र देखते हैं, तो उनकी जो सक्रिय भागीदारी होती है वो कम होती है। तो नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या है। देखिए प्रोजेक्ट विधि। ठीक है, थर्ड है प्रोजेक्ट विधि। तो प्रोजेक्ट विधि क्या होता है फ्रेंड, जिसमें छात्रों को एक प्रोजेक्ट दिया जाता है जिसे वे समूह या व्यक्तिगत रूप से पूरा करते हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट मेथड ये होता है कि कोई भी छात्र को एक प्रोजेक्ट दिया जाता है, उसको या फिर हम पार्ट में डिवाइड कर दें कि चार चार लोगों का ग्रुप बना दें, उनको एक ग्रुप को एक प्रोजेक्ट दे दें, एक ग्रुप को एक प्रोजेक्ट दे दें, फिर वो उसको या पूरा करें। या फिर हम एक सेपरेट एक इंसान को भी दे सकते हैं, एक छात्र को भी दे सकते हैं, या फिर एक समूह को दे दें और वो उसको पूरा करे। ये प्रोजेक्ट विधि होता है। और इसका जो आविष्कार है, इसने किसने किया था, तो विलियम हर्ड किलपैट्रिक ने किया था। ये जो है प्रोजेक्ट विधि हमेशा पूछा जाता है, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि इसका जो आविष्कार है प्रोजेक्ट विधि का किसने किया है, तो फ्रेंड तो किलपैट्रिक ने किया है। तो आगे देख लेते हैं, जो देखिए जॉन डीवी के शिष्य थे। और इसका उद्देश्य क्या है कि स्वयं सीखने और समस्या समाधान कौशल विकसित करना। ठीक है, प्रोजेक्ट विधि में होता है कि जो बच्चा स्वयं से सीखता है और उसका जो समस्या का समाधान वो कौशल को विकसित करता है। उदाहरण के लिए देख लीजिए कि पर्यावरण विज्ञान में छात्रों को वर्षा जल संचयन पर प्रोजेक्ट बनाने को कहा जाता है। ठीक है, उदाहरण के लिए। और लाभ इसका क्या है कि छात्रों की रचनात्मकता और स्वतंत्रता बढ़ती है। अगर हम किसी भी छात्र को, आप लोग भी किए होंगे अपने कॉलेज स्कूल में, जो जो भी जिसमें होंगे, कभी रंगोली की प्रतियोगिता होती है या फिर कभी कुछ की होती है, तो ऐसे ग्रुप बना के हम लोगों को दिया जाता है कि सबसे बेस्ट रंगोली किसकी है। ऐसे ही चीज़ें होती हैं, जो कोई भी प्रोजेक्ट एक दे दिया जाता है, आप उस पर प्रोजेक्ट बनाइए अपने सहपाठियों के साथ में। तो आप उसमें क्या होगा कि छात्रों की जो रचनात्मकता होती है और स्वतंत्रता दोनों भी बढ़ती हैं। ठीक है, अब बच्चा जो है एक्टिविटी ज़्यादा करता है, तो क्रिएटिव माइंड होता है उसका। सीमाएं क्या है, समय और संसाधनों की आवश्यकता होती है। इसमें ये है कि अगर हम कोई भी प्रोजेक्ट विधि करवा रहे हैं तो उसमें समय भी ज़्यादा लगेगा और जो भी संसाधनों की जो आवश्यकता होगी वो ज़्यादा होगी। कोई भी अगर हम प्रोजेक्ट करवा ही रहे हैं तो उसमें ऑब्वियस बात है, जिसमें उसमें चीज़ें जो लगेंगी वो तो चाहिए होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट विधि कौन सी है। नेक्स्ट विधि देखिए, समस्या समाधान विधि। ठीक है, समस्या समाधान विधि, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। तो इसमें परिभाषा है कि इसमें छात्रों को एक समस्या दी जाती है और वे उसका समाधान ढूंढते हैं। ठीक है, समस्या समाधान विधि में छात्रों को शिक्षक के द्वारा एक समस्या दी जाती है और वे उसका समाधान ढूंढते हैं। ये समस्या समाधान विधि है। और इसके जो आविष्कारक है जॉन डीवी, इसे विकसित किया था, और जो कि प्रगतिशील शिक्षा के प्रेरणा थे। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है, तार्किक सोच और निर्णय लेने की क्षमता विकसित करना। ठीक है, जो समस्या समाधान विधि है इसका उद्देश्य ये है कि इसमें तार्किक सोच बढ़ती है और निर्णय लेने की क्षमता को विकसित करता है। ठीक है, अगर हम कोई भी एक समस्या है कि हम ये कैसे करें, तो उसमें हम ज़्यादा सोचेंगे, अपने माइंड पे ज़्यादा जोर देंगे, तो जिससे हमारी जो तार्किक सोच बढ़ेगी और निर्णय लेने की क्षमता का भी विकास होगा। और इसका उदाहरण देख लीजिए, उदाहरण में है कि गणित के पाठ में छात्रों को एक जटिल समस्या दी जाती है जिसे वे हल कर सकते हैं या फिर करते हैं। और इसका लाभ क्या है कि छात्रों की तार्किक क्षमता बढ़ती है। और सीमाएं, समय लगता है सभी छात्रों के लिए उपयुक्त नहीं है। ठीक है, इसका लाभ यही होता है कि अगर बच्चा समस्या समाधान कर रहा है तो उसके बारे में, वो समस्या के बारे में वो ज़्यादा सोचेगा, जिससे मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि उसका जो तार्किक क्षमता है वो बढ़ेगा और वो किसी भी निर्णय में लेने के लिए वो सक्षम रहेगा। और इसकी सीमाएं है कि इसमें ऑब्वियस की बात है, इससे जो है समय ज़्यादा लगेगा और सभी छात्राओं के लिए उपयुक्त नहीं होता है। सब लोग उतने तार्किक सोच के नहीं होते हैं, सब लोग उतने तार्किक सोच नहीं कर सकते हैं, बहुत लोग इसको गिव अप कर देते हैं। तो ये सभी छात्रों के लिए उपयुक्त नहीं रहेगा। ठीक है, जो शार्प माइंड का रहेगा उसी के लिए ज़्यादा उपयोगी रहेगा।
तो नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है देखिए आगमन विधि। ठीक है, कि आगमन और निगमन ये दो विधि है और जो प्रोजेक्ट विधि है इस सबसे क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। तो प्लीज़ आप लोग इसको डिटेल में देखिएगा, सारे ही इम्पॉर्टेंट है, बट जो जो क्वेश्चन आया हुआ है पिछले एग्ज़ाम्स में तो मैं आपको बता देती हूँ, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आगमन विधि क्या होता है, इसमें छात्रों को पहले उदाहरण दिए जाते हैं, फिर वे स्वयं नियम निकालते हैं। ठीक है, हम कोई भी चीज़ सिखाते हैं तो उसमें क्या है कि पहले आगमन विधि में पहले हम उसको उदाहरण देते हैं, पहले उदाहरण से समझाते हैं, फिर उसके बाद उसका मेथड बताते हैं कि नहीं ये इसका नियम क्या है। ठीक है, इसका जो आविष्कार है वो फ्रांसिस बेकन ने विकसित किया था, जो कि वैज्ञानिक विधि के पिता हैं। ठीक है, ये पूछा गया क्वेश्चन है कि आगमन विधि के जो विकसित किए हैं वो कौन थे, तो फ्रांसिस बेकन है। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है कि स्वयं सीखने और नियम बनाने की क्षमता विकसित करना। ठीक है, इसमें जो है स्वयं नियम बनाने की क्षमता विकसित की जाती है। और उदाहरण के लिए विज्ञान में जो छात्रों को विभिन्न धातुओं के उदाहरण दिए जाते हैं और वे स्वयं धातुओं के गुणों का नियम निकालते हैं। पहले ये पूछा जाता है था कि आगमन विधि में पहले उदाहरण आएगा कि पहले नियम, तो आप लोग बताइएगा कि हाँ ठीक है, आगमन विधि में पहले उदाहरण दिया जाता है उसके बाद नियम को समझाया जाता है। ठीक है, और इसकी सीमाएं क्या होती हैं कि समय लगता है, सभी छात्रों के लिए उपयोगी नहीं होता है। इसमें आगमन विधि में समय छात्रों का ज़्यादा लगेगा और सभी छात्र के लिए उपयोगी नहीं होता है। तो चलिए नेक्स्ट विधि पे चलते हैं। नेक्स्ट विधि क्या है, देखिए निगमन विधि। ये मैं आपको बताई कि आगमन विधि, निगमन विधि, प्रोजेक्ट विधि ये सब इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन आए हुए हैं। और निगमन विधि होता है जो ठीक आगमन विधि का उल्टा होता है। आगमन विधि में मैं आपको बताई हूँ कि पहले एग्जाम्पल दिया जाता है फिर बाद में नियम बताया जाता था। और निगमन विधि में क्या होता है कि पहले नियम बताया जाता है फिर उदाहरण दिए जाते हैं। तो ये आगमन विधि का ठीक उल्टा होता है निगमन विधि। और इसके जो आविष्कारक हैं वो अरस्तु ने इसको विकसित किया था। ठीक है, जो कि तर्क शास्त्र के पिता माने जाते हैं। कभी कभी आपको ये क्वेश्चन पूछता है कि तर्कशास्त्र के पिता कौन है, तो आप लोग इसका आंसर अरस्तु लगाइएगा। और इसका उद्देश्य क्या है कि नियमों को समझाना और उनका अनुप्रयोग करना। ठीक है, इसमें नियमों को समझाया जाता है और उनका प्रयोग कैसे होता है उसको करवाया जाता है। उदाहरण में देख लीजिए कि जो गणित में पहले जोड़ के नियम बताए जाते हैं और फिर उदाहरण दिए जाते हैं। ठीक है, पहले उसका नियम बताया जाता है फिर उसके बाद उसका उदाहरण दिया जाता था। और इसका लाभ क्या होता है कि नियमों को जल्दी समझाया जा सकता है। ठीक है, लाभ यही है कि नियम को जल्दी समझाया जाता है। लेकिन आप लोगों को किस चीज़ में ज़्यादा याद होता है, बच्चे अलग अलग होते हैं, उनकी जो सोचने समझने की क्षमता अलग होती है। किसी को निगमन विधि के द्वारा अच्छे से समझ में आ जाता है, किसी को आगमन विधि के द्वारा अच्छे से समझ में आ जाता है। ठीक है, और इसकी सीमाएं क्या होती हैं, छात्रों की रचनात्मकता कम होती है क्योंकि वो बच्चे सुनते हैं सीखते हैं, वो अक्सर उससे ज़्यादा उनकी रचनात्मकता ज़्यादा होती है जिसमें वो खुद से करें, एक्टिविटी उनके रहे। तो नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट विधि पे। नेक्स्ट विधि है देखिए फ्रेंड खोज विधि। ठीक है, खोज विधि भी पूछा गया क्वेश्चन है कि, और इसमें क्या है कि छात्रों को स्वयं अनुसंधान करने और ज्ञान प्राप्त करने का अवसर दिया जाता है। ठीक है, इसमें खोज विधि पे छात्र जो हैं वो स्टूडेंट जो हैं वो खुद खोजते हैं, नियम सीखते हैं, अनुसंधान करते हैं, उनका जो सारा काम होता है वो खुद से रहता है। और इसका जो आविष्कारक हैं वो आर्मस्ट्रांग है। ठीक है, ने विकसित किया था, जो H.E. आर्मस्ट्रांग ने इसको विकसित किया था खोज विधि को। ये क्वेश्चन भी पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, जो कि एक ब्रिटिश शिक्षाविद थे। ठीक है, ब्रिटिश शिक्षाविद थे आर्मस्ट्रांग ने, उन्होंने ही खोज विधि को विकसित किया था। और इसका उद्देश्य क्या है कि स्वयं सीखने और अनुसंधान कौशल विकसित करना। बच्चों में है जो स्वयं सीखने की जो उत्सुकता होता है उसको बढ़ाता है और अनुसंधान कौशल विकसित करने में मदद करता है। और इसका उदाहरण क्या हो सकता है, उदाहरण है कि विज्ञान में छात्रों को जो पौधे होते हैं को विकास पर स्वयं प्रयोग करने को कहा जाता है। ठीक है, और इसका लाभ होता है कि छात्रों की स्वतंत्रता और रचनात्मकता बढ़ती है। अगर वो खोज करेगा, खुद से सीखेगा
तो छात्र की जो रचनात्मकता है वो बढ़ती है और वो स्वतंत्र फील करता है। और इसकी सीमाएं होती है, समय और संसाधनों की आवश्यकता होती है। अगर हम कुछ किसी भी चीज़ में अगर खोज विधि है, प्रोजेक्ट विधि है, ये सब में जो है समय और संसाधन ज़्यादा लगते हैं और उनकी आवश्यकता होती है। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट विधि क्या है? नेक्स्ट विधि है प्रश्नोत्तर विधि। ठीक है, ये पूछा गया क्वेश्चन है। ये भी जितने भी इसमें मैं आपको, ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि हर एग्ज़ाम में इस टॉपिक से एक या दो क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं। तो इस टॉपिक को आप लोग बहुत अच्छे से डिटेल में समझिएगा। ठीक है, तो प्रश्नोत्तर विधि क्या है कि जो शिक्षक छात्रों से प्रश्न पूछता है और छात्र उत्तर देते हैं, इसी को हम प्रश्नोत्तर विधि कहते हैं। ठीक है, और इसका जो आविष्कार है इस सुकरात ने किया था। इसका जो विकास सुकरात ने किया था। प्रश्नोत्तर विधि के जनक भी माने जाते हैं। सुकरात को प्रश्नोत्तर विधि का जनक माना जाता है। ठीक है, जिसमें शिक्षक क्लास में छात्रों से क्वेश्चन करते हैं और जो छात्र हैं वो आंसर देते हैं प्रश्नोत्तर विधि में। इसका उद्देश्य क्या है कि छात्रों की समझ और सोचने की क्षमता को जांचना। अगर कोई भी शिक्षक है, अगर वो क्लास में कुछ पूछ रहा है, अगर बच्चे उसको उठ के फटाफट जवाब दे रहे हैं तो उसकी जो सोचने और समझने की जो क्षमता होती है उसको जाता जाता है कि बच्चे कैसे बोल रहे हैं, कैसे सीख रहे हैं, कितने टाइम में बोल रहे हैं, उसको समझने की कोशिश की जाती है। और इसका उदाहरण क्या है कि सामाजिक विज्ञान में शिक्षक छात्रों से भारत की स्वतंत्रता के बारे में प्रश्न पूछता है और इसका लाभ है कि छात्रों की सक्रिय भागीदारी बढ़ती है। जो प्रश्नोत्तर विधि होती है वो पढ़ाने में सबसे बेस्ट विधि होती है, जिससे क्या होता है कि जो क्लास में एक माहौल बन जाता है पढ़ने की। जो छात्र होते हैं वो एक्टिव होते हैं और वो सक्रिय भागीदारी लेते हैं क्लास में। उनका जो मन है वो इधर उधर भटकता नहीं है। वो हमेशा ही एक शिक्षक पे केंद्रित रहता है कि सर क्या पूछेंगे, मैं उनको क्या जवाब दूंगी, कैसे दूंगी, ये सब चीज़ें होती हैं। तो ये सबसे बेस्ट विधि होती है पढ़ाने के तरीके में कि आप बीच बीच में, क्लास के बीच बीच में आप क्वेश्चन करते रहिए, जिससे बच्चों का अटेंशन बना रहता है। और इसकी सीमाएं क्या, केवल प्रश्न उत्तर तक सीमित हो सकता है। ये है कि इसका जो है प्रश्न उत्तर तक सीमित हो सकता है, लेकिन आप अगर कोई भी, मैं ये इससे हट के भी बता रही हूँ इस मेथड से, कि अगर भी कोई भी शिक्षक है, अगर वो छात्र क्लास में पढ़ा रहा है तो उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक पढ़ा रहा है उससे रिलेटेड अगर बच्चों को कुछ भी पूछ रहा है क्लास में, तो उससे क्या होता है, अटेंशन बना रहता है बच्चों का, उनका मन इधर उधर नहीं भटकता। तो चलिए नेक्स्ट विधि पे चलते हैं। नेक्स्ट विधि है समूह चर्चा विधि। ठीक है, ग्रुप डिस्कशन मेथड। तो समूह चर्चा विधि क्या है कि परिभाषा, इसमें छात्रों को समूह में चर्चा करने का अवसर दिया जाता है। ठीक है, इसमें जो छात्रों को समूह में चर्चा करने का अवसर दिया जाता है। और आविष्कारक क्या है कि इनका जो आविष्कार है वो कर्ट लेविट ने इसका आविष्कार किया था, समूह चर्चा विधि का। ठीक है, और समूह गतिशीलता के पिता माने जाते हैं कर्ट लेविन। और इसका उद्देश्य क्या है कि सहयोग और संवाद कौशल विकसित करना। ठीक है, सहयोग और संवाद कौशल इससे विकसित होता है। उदाहरण के लिए देखिए कि नैतिक शिक्षा में छात्रों को ईमानदारी का महत्व पर चर्चा करने को कहा जाता है। ठीक है, समूह जो चर्चा होती है उस पर मतलब छात्रों को बताया जाता है या फिर कहा जाता है कि आप ईमानदारी का महत्व पर चर्चा करने का को कहा जाता है। ठीक है, और इसका लाभ क्या होता है कि छात्रों को संवाद क्षमता बढ़ती है। छात्र बोलने का जो हैबिट होता है छात्रों में वो चीज़ें बढ़ती हैं, संवाद कैसे करते हैं, क्या बोलते हैं, उसकी क्षमता बढ़ती है। तो और इसकी सीमाएं क्या है, समय लगता है, सभी छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित करना मुश्किल है। देखिए, संवाद करना सब लोग नहीं कर पाते, सब में वो क्षमता नहीं होती है। तो सभी छात्र में ये भागीदारी वो सुनिश्चित करना ये मुश्किल है, लेकिन इसमें समय लगता है। तो नेक्स्ट विधि पे चलते हैं। नेक्स्ट विधि है अनुभवात्मक विधि। ठीक है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग मेथड। इसमें क्या है कि इसमें छात्रों को वास्तविक जीवन के अनुभवों के माध्यम से सीखने का अवसर दिया जाता है। ठीक है, अनुभव
अगर जो भी है, अगर आप लोगों के माता पिता हैं उनको ज़िंदगी का अनुभव है, कोई भी अगर वो काम भी किए हैं, अगर वो कुछ चीज़ पढ़े लिखे हैं तो उनको ये लगता है कि नहीं मुझे इस चीज़ में अनुभव है, तुम ये काम मत करो। तो अनुभव बहुत अच्छी चीज़ है, अगर जिससे भी मिले, अनुभव के माध्यम से सीखने का अवसर प्राप्त होता है। हर किसी को ये चीज़ मिलती है और हर किसी के अगल बगल से जुड़ी है, अगर आप अपने ही अगल बगल देखिए तो। इस विधि को डेविड कोल्ब ने विकसित किया था, जो अनुभवात्मक सीखने के सिद्धांत को प्रेरणा देते हैं। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है कि व्यवहारिक ज्ञान और कौशल विकसित करना। और इसका उदाहरण क्या है कि विज्ञान में छात्रों को पौधे लगाने और उनकी देखभाल करने का अनुभव दिया जाता है। ठीक है, अगर हम कोई काम किए हैं, उसका मुझे अनुभव है, तो मैं आपको उसको गाइड कर सकती हूँ कि नहीं आप ये चीज़ ऐसे ऐसे करिए तो ये चीज़ अच्छा हो जाएगा, क्योंकि मुझे अनुभव है। तो अनुभव से भी हम सीखते हैं। और इसकी जो लाभ होता है वो छात्रों की जो समझ होती है वो गहरी होती है, और इसकी सीमाएं होती हैं जो संसाधनों और समय की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। ठीक है फ्रेंड, ये जो जितने भी शिक्षण विधि थे 10 थे, मैं आपको बता दी 10 इसमें। तो आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा और पढ़ लीजिएगा और एक बार रिवीजन कर लीजिएगा इस वीडियो को। अगर एक दो बार आप देखेंगे तो ये टॉपिक आप लोगों का बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको लाऊंगी। तो आप लोग को आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और यूज़फुल रहा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और जाके मेरे प्लेलिस्ट को चेक करिएगा। ऐसे हर सब्जेक्ट पे वीडियो मैं बनाई हुई हूँ। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड, थैंक यू सो मच।